गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक का देखते हैं। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमें पढ़ना है। कल हम लोगों ने चैप्टर 8 क्लोज़ किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। मतलब अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री को जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जाने। अब उसका हम यूज़ देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब इसका जो यूज़ है वो यूज़ कहाँ पर है। तो वैसे जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, यूज़ हम हाइट और डिस्टेंस में करते हैं। अगर हमें कोई हाइट निकालनी है और कोई डिस्टेंस निकालना है तो मेन हम जो यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं उसमें हाइट और डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम हाइट को, जो हाइट हम कॉमन रूप में हम उसको नहीं निकाल सकते, उस हाइट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। ऐसी हाइट होती है जहाँ पर हम पहुँच नहीं कर सकते, जहाँ हम रीच नहीं कर सकते, जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, उस हाइट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। और ऐसी डिस्टेंस निकालना जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, वो उस डिस्टेंस को भी हम एप्लीकेशन में सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है जानेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में मेनली जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमें इसमें क्या जानना होगा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि लाइन ऑफ साइट क्या है। मतलब लाइन ऑफ साइट देखने की लाइन होती है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारी आई है और हम अपनी आँख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो देखने की एक लाइन बन जाएगी। जब हम देख रहे होंगे तो एक लाइन बनेगी और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। साइट मतलब देखना, देखने की लाइन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो जो हमारे विज़न, जो हमारे साइट की जो एक लाइन बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब ऑब्जेक्ट अगर हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो हमारी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर ही हो सकता है। मान लें कि कोई काइट है, तो अगर ये ऊपर है तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो हॉरिजॉन्टल ना हो करके वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट ऐसा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई काइट है, इस काइट को देखने के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है जो जिसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये हो जाएगी। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो यहाँ है, यानी ऑब्जर्वर की जो आई है वो इस प्लेस पर है और वो ऑब्जर्वर क्या करता है, वो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो पहले वो किधर देख रहा था, पहले वो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधा देख रहा था और एक काइट ऊपर उड़ रही थी, एक पतंग ऊपर उड़ रही थी, तो उसको देखने के लिए उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया। तो जब गर्दन को ऊपर किया फिर इसने देखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ है और आई यहाँ है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी।
ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये क्या है, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है हमारा। तो हॉरिजेंटल लाइन और दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हो या जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर देख रहे हों और उसे देखने के लिए हॉरिजेंटल लाइन से हमें अपनी गर्दन को ऊपर उठाना हो, देन जितना एंगल यहाँ बनता है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल होगा हमारा ये बोला जाएगा एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, एंगल ऑफ इलिवेशन बोलेंगे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो उसे देखने के लिए हम अपने लाइन ऑफ साइट को इस तरह से रखेंगे और ये हमारा हॉरिजेंटल होगा। तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो लाइन ऑफ साइट का एंगल होगा कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होगा। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। फिर से देखते हैं इसको। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट और आई के बीच, ऑब्जेक्ट और आई के बीच जो लाइन बनती है उससे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो हमारा सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ये कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। अब इस एरोप्लेन को देखने के लिए सपोज यहाँ पर कोई मोहन नाम का कोई है और उसकी ये आँख है, ये आई है उसकी। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम क्या है, मोहन, और ये उसकी क्या है, ये आँख है। अब पहले ये क्या कर रहा था, पहले ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर देख रहा था, सीधी सड़क पे जा रहा था, सीधी सड़क से जा रहा था। अब एरोप्लेन को देखने के लिए उसने अपनी आँख को ऊपर की ओर उठाया और लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगी, इसको देखने के लिए इसकी आँख से इस तरह से लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। मान लेते हैं कि उसकी जो आँख है वो कहाँ पर है, उसकी आँख हमारी इस पोजीशन पे हो जाएगा। यहाँ पर उसकी आँख हो गई, ये आँख हो गई, और एरोप्लेन को देखने के लिए उसने लाइन ऑफ साइट ये बनाया। तो पहले वो इधर देख रहा था, अब वो ऐसे देख रहा है। तो ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, जो एंगल बना किसके किसके बीच, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो तब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, अगर हम ये सपोज करें कि एंगल हमारा थीटा है, देन दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको समझ में आई, लाइन ऑफ साइट समझ गए, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, वो एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अब सपोज करिए कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बोट है,
इस बोर्ड को ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर की यहाँ पर ये आई हो गई। अब ऑब्जर्वर इसे देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट देखिए क्या होगी, ये होगी उसकी लाइन ऑफ साइट। देखने की ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हो जाएगी ऐसी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर आपका मान लीजिए बोट रखा हुआ है। तो ग्राउंड लेवल पर ये बोट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर ऊपर से इस बोट को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर ऊपर है तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो बिल्कुल सीधी होगी ऐसे, और जब वो नीचे देखेगा तो इस पोजीशन से उसने लाइन ऑफ साइट, ये उसकी लाइन ऑफ साइट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और आई ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में जो ये लाइन बन रही है, ये कौन सी लाइन हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। और यहाँ देखिए आई है, आई का जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो ऐसी हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप लाइन, ये हो गई लाइन ऑफ साइट। तो एंगल दोनों के बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल सपोज थीटा बन रहा है, तो इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, ये जो थीटा एंगल हमारा होगा इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होगा और ऑब्जर्वर हमारा ऊपर होगा। और ऊपर से जब वो नीचे देख रहा होगा देन ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ ये नीचे का ग्राउंड लेवल है, तो ये जो ग्राउंड लेवल है दिस इज आल्सो ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राउंड लेवल इज आल्सो ए हॉरिजॉन्टल this is also a horizontal line। ये हमारी ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में चैप्टर नंबर 9 में जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको जानना था कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो उसे देखने के लिए हम ऊपर देखेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी उस समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं ऊपर होगा। देन कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चैप्टर नंबर 9 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
तो ये हमारा एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, एक सर्कस वाला है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप में क्या होता है 20 मीटर, ये यहाँ पर फिगर दिया गया है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, जो सर्कस वाला है, सर्कस दिखाने वाला है, वो क्या करता है, ये 20 मीटर की लॉन्ग रोप में, लंबी रोप है, 20 मीटर की लंबी रस्सी है, उसमें वो क्लाइंब मतलब चढ़ रहा है। और कह रहा विच इज टाइटली स्ट्रेच एट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। और जो ये रस्सी है, ये जो रोप है, ये पोल के टॉप पर, टाइड मतलब बंधी हुई है, पोल के टॉप पर बंधी हुई है, और एक उसका जो एक एंड है वो ग्राउंड पर बंधा हुआ है। मतलब कि फिगर आपका ऐसा है, ये हमारा पोल है और ये एक रस्सी बंधी हुई है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ये हमारी हो गई रोप और ये हमारा हो गया पोल। पोल के ये आपका टॉप है, ये पोल का बॉटम है। तो पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी है और यहाँ पर ग्राउंड पे, ग्राउंड को इसने क्या लिया है, सी, ग्राउंड के सी पॉइंट से यहाँ पर रस्सी को बांधा गया है और एक पोल के टॉप से बांधा गया है। तो ये पोल बना लिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल पर पॉइंट सी हो गया। इस तरह से कुछ रस्सी बंधी हुई है। फिर आगे क्या बोलता है, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट को बताना है, ये पोल की हाइट कितनी होगी, इस हाइट को हमें मेजर करना है कि हाइट कितनी होगी। और इसे कहा है कि ये ए है और ये बी है, दिस पॉइंट इज बी, यानी ए बी आपका पोल हो गया। ए बी क्या हो गया, ए बी आपका पोल है, बी सी क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। और ग्राउंड लेवल के पॉइंट सी पर रोप का एक एंड यहाँ से बंधा हुआ है, एक किनारा यहाँ बंधा हुआ है और एक किनारा कहाँ है, एक किनारा हमारा पोल के टॉप पर बंधा हुआ है। और यहाँ पर ये दे रखा है कि ये जो रोप है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 20 मीटर। और ग्राउंड लेवल के पॉइंट सी से बता रहा है कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप के द्वारा जो एंगल बना हुआ है कहाँ पर, बाय द रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ये आपका ग्राउंड है और ये रोप है, इसके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। एंगल ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कि इस पोल की हाइट बताइए। तो हमने सपोज कर लिया कि पोल की हाइट कितनी है, एच है। तो let the height of the pole be h। हमने सपोज कर लिया कि पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट h है। दैट इज़ यहाँ पर अगर देखें तो जो पोल की हाइट है दैट इज़ ए बी इक्वल टू एच हो गया। तो यहाँ पर चूँकि आपका यूनिट मीटर है तो आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एच मीटर है। हमें पोल की हाइट को बताना है और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारी रस्सी यानी रोप की लेंथ 20 मीटर गिवन है। तो यहाँ पर चूँकि जो पोल होता है वर्टिकल होता है, पोल कैसा होता है, पोल हमारा वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो इन राइट एंगल
triangle, in right angle triangle ABC। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमें ये पता होना चाहिए, देखिए 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, कि आपको बताए थे कि 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थर्ड साइड हमारी क्या होगी, थर्ड साइड ये हमारी बेस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना है कि क्या क्या हमको गिवन है। तो देखिए ए बी हाइट तो हमें निकालना है, ए बी हाइट को हमें निकालना है, जो हमारी ए बी हाइट है इसे हमें क्या करना है, निकालना है। और गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में बात हो रही है, हाइट को निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और गिवन क्या है, हाइपोटेनस, और आपको एंगल गिवन है। तो जब दो साइड आपको गिवन है, वो दो साइड में क्या क्या आता है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनस है। तो हमने आपको बताया था कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आपका कास होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये टैन होता है। तो साइन कॉस टैन। तो यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालना है मीन्स हाइट निकालना है, और हाइपोटेनस एच आपका गिवन है, यानी पी और एच में रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो पी और एच की रिलेशनशिप कौन बताता है, पी और एच की रिलेशनशिप साइन थीटा बताता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो देखिए साइन, जहाँ पर एंगल गिवन होता है, जो एक्यूट एंगल आपका गिवन है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है, उस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा, यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर ABC ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री, एंगल हमारा कौन सा होगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो टेबल हमने आपको सिखाया था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और ए बी कितना है, ए बी यहाँ पर आपको ये हाइट है, ए बी पोल की हाइट है, क्या माने हैं, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच। तो पोल की हाइट ए बी कितना है, एच अपॉन ए सी, ए सी कितना है, ए सी है हमारा, ए सी गिवन है 20 मीटर, ए सी हमारा है 20 मीटर। तो इसको हमने 20 रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2h इक्वल टू 20 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 20, तो यहाँ से h हमने निकाला तो हो जाएगा 20/2, 2 10 20, यानी कितना आ गया, 10 मीटर। तो इस तरह से 10 मीटर ये आ गया। तो हाइट क्या आ गई, पूछ रहा था हाइट निकालिए, तो हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू कितना आया, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये आपका 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ए ट्री इज ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, ए ट्री इज ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। एक पेड़ है वो आंधी तूफान के कारण टूट जाता है, ब्रेक्स मतलब टूटना, ए ट्री ब्रेक्स
एक पेड़ टूटता है ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण वो टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे ये हमारा ट्री है, सपोज दिस इज ट्री, ये ट्री है, पेड़ है, और ये आंधी के कारण, तूफान के कारण क्या होता है, टूट जाता है, ये कहीं से ब्रेक होता है, टूटता है। और जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, बेंड्स सो दैट, वो इस तरह से बेंट होता है, इस तरह से झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, कि इसका जो ट्री का टॉप है, ये ट्री का टॉप ये ग्राउंड को टच करता है। सपोज ये हमारा ट्री था और यहाँ से टूट गया तो ऐसे ग्राउंड को टच कर लिया, मतलब इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर जाता है, ऐसे टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, टूट करके यहाँ से टूटा हुआ और टूट करके ऐसे जाके ग्राउंड पर ये लग गया। अब ये इसमें कह रहा है कि ये हमारा ये हो जाएगा ग्राउंड लेवल, और कितने डिस्टेंस पर ये लगता है तो ये बता रहा है आगे, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और जैसे ये ग्राउंड को टच करता है तो ग्राउंड के साथ ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये जैसे ये आपका ट्री है तो ट्री से, पेड़ के बॉटम से ये कह रहा है कि या फूट से जहाँ पर ये ट्री टच होता है ग्राउंड पर, इसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। 8 मीटर डिस्टेंस यानी फुट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर वो ग्राउंड को टच करता है और कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इस ट्री की हाइट कितनी थी, मतलब इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारे क्वेश्चन की मीनिंग और इससे हम सॉल्व करते हैं। तो देखें इस फिगर को हम फिर से मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा ट्री था और सपोज वो यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से टूटा और टूट करके ऐसे ग्राउंड पे लग गया। तो ट्री से कितनी डिस्टेंस पर ये जाकर टच करता है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। और जो ट्री है वो एंगल कितना बनाता है, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का, ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री का बनाता है। हमसे पूछ क्या रहा है, इस ट्री की टोटल हाइट बताइए, यानी इस हाइट h की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद देखते हैं कि ग्राउंड, ये जो ट्री है इसकी टोटल हाइट कितनी है, h। सपोज कर लेते हैं कि जो पहले ट्री था हमारा वो AB था, AB हमारा ट्री था, AB हमारा ट्री था और वो पॉइंट C से ब्रेक हुआ, पॉइंट C से वो टूट गया है। अब टूट करके ऐसे झुक गया, यहाँ लटक गया और झुक गया और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। और इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं AB हमारा ट्री का हाइट हो गया, C पॉइंट से टूटा और ये हमारा हो गया D पॉइंट। तो इस तरह से ये हमारा फिगर बनेगा। अब देखें, अब जितना यहाँ से टूटा हुआ है तो B से C तक की लेंथ क्या होगी, अगर इसे हम देखें ये B से C तक की लेंथ कितनी होगी, तो BC कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम BC कैलकुलेट करें, BC कितना होगा, तो देखिए टोटल हाइट है हमारी AB और AB हाइट से, टोटल हमारी हाइट AB है, AB हाइट से इतना पार्ट टूटा हुआ है और ये यहाँ पर जाकर आ गया है, तो इस वाले को यहाँ पे ले गए। यानी कि अगर हम
इस ए बी से इस ए सी को माइनस करें तो ये वाला जो पार्ट है ट्री का ये यहाँ पर स्टैंड है, तो ये कितना होगा, ये टोटल हाइट h है। और ये हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे टूट करके आया है टूटा हुआ पार्ट ये x है, ये x है, तो h से x आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ h से x कम हो गया, तो ये पार्ट हमारा h माइनस एक्स हो जाएगा। ये पार्ट कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। ये पार्ट हमारा h माइनस एक्स हो जाएगा। h माइनस एक्स, बी सी कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स, यानी बी सी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी से माइनस करेंगे, ए बी से माइनस करेंगे, ए बी से माइनस कितना करेंगे, ए सी। ये ए सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हमने x सपोज कर लिया और यही टूट करके x इधर लगा हुआ है, ये x हमारा टूट करके यहाँ पर आ गया, तो पूरी हाइट से हमने x को माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया, तो ये हाइट हमको कितनी मिल जाएगी, h माइनस एक्स मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए बी सी कितना हो गया, ये बी सी इक्वल टू ए सी को हमने क्या सपोज किया था, h, और माइनस ए सी कितना है, ए सी हमारा x है जो टूट करके x इधर लग गया हुआ है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। तो इस तरह से बी सी भी हमको पता हो गया और यहाँ से बी डी पता है और ये हमें डी सी पता है। तो नाउ ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जो ट्री होता है वो वर्टिकल होता है, ट्री कैसा होता है, वर्टिकल होता है, इसलिए ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ट्री को वर्टिकल मानते हैं तो इसलिए ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ग्राउंड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस तरह से सी बी डी ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें इस h की वैल्यू को फाइंड करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी में देखें तो यहाँ पर हमें जो एंगल दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने का एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने का एंगल ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साइड परपेंडिकुलर हो गई। और 90 डिग्री के सामने का जो ये साइड है ये हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा और नीचे जो 8 मीटर देख रहे हैं ग्राउंड पे ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर देखें तो तीनों साइड है पता, हमको तीनों साइड पता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम tan लगाएं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा हमारा 30 डिग्री है तो हम क्या कर लेंगे, इस थीटा को 30 डिग्री कर देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू tan क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी साइन कॉस tan। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है।